of suicides among kids is on the rise. North Carolina sees one suicide every 6 hours. बच्चों के खुद की जान लेने की ऐसी खबरें आई है जिसने हर किसी को हैरान भी किया है, परेशान भी किया है. And what anxiety is uncertainty. So if the kids they're uncertain about themselves, they're uncertain about their futures, they're uncertain about relationships, they're uncertain how to handle some of these pressures. आज की दुनिया में 1 in 7 adolescents यानी लगभग 166 मिलियन बच्चे एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे मेंटल हेल्थ इशू से स्ट्रगल कर रहे हैं. और रिसर्च कहता है 50% मेंटल हेल्थ चैलेंजेस 14 साल की एज से पहले शुरू हो जाते हैं. पर बड़ी बात यह है कि ये पेन, ये कंफ्यूजन और ये आइडेंटिटी स्ट्रगल जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं ना, ये भी साथ ही बढ़ते जाते हैं. ऐसा वो क्या कहते थे जिसकी वजह से आपको इंक्लूसिव फील नहीं होता? लोग मजाक भी उड़ाते थे, चुड़ैल करके चढ़ाते थे, तो मरने तक की हालत आ गई थी बचपन में. सो आपके लिए स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्पिरिचुअलिटी कर्म है, प्योर कर्म आप रखो. संन्यास ले लो, योगी बन जाओ, जोगी बन जाओ, नहीं. After writing 38 anthologies, you decided to now write your own full-fledged book. Yes. मैं एक्चुअली अपनी बुक्स के थ्रू, अपनी स्टोरीज के थ्रू, आई जस्ट वांट टू क्रिएट एन इम्पैक्ट. Did you have a breakup? Sorry to cut it here. Have you ever met someone whose silence held more strength than words and whose wounds transformed into poetry that heals? Today, we sit with Roshni Agarwal, author of 2 books, Timeless Words and Let's Get Lost in the Words. Her writing doesn't just express emotions, it unwraps them, reveals the depth we often hide since our childhood. Roshni's journey is built on clarity, courage, and a quiet discipline that shaped her own success. She's not just a writer, she's an authority in emotional storytelling, blending vulnerability with spiritual insights. Hey Roshni, welcome to Next Page. आज हम आपके जर्नी के पेजेस फ्लिप करने वाले हैं, from pain to poetry and solitude to strength. Welcome for the conversation today. Thank you Sneha जी for welcoming me. मैं एकदम शुरू से शुरुआत करना चाहती हूँ. आपकी लाइफ में पहले क्या आया? राइटिंग आया या स्पिरिचुअलिटी आया? राइटिंग पहले आया. तो मैं पहले राइटिंग करती थी, अकेले बैठती थी. स्कूल में ज़्यादा फ्रेंड्स बनाना मुझे पसंद नहीं था, तो मैं रिजर्व किस्म की इंसान हूँ. तो मैं पहले फिर कोने में बैठ कर के आई यूज़ टू राइट, मतलब पोएट्री, जर्नलिंग, ऐसी जो भी थॉट्स, वन लाइनर्स, तो मैं स्कूल की डायरी के पीछे बैठ के वो लिखती थी. तो वहाँ से मुझे इंटरेस्ट डेवलप हुआ. फिर मुझे मेंटल पीस मिला, मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा चलो ये है, कुछ है जो मैं कर सकती हूँ. किस उम्र में आपने राइटिंग शुरू की थी? जब आपने बोला स्कूल, तो was you like 13 years old, 14 year old? How old were you? Around teenage only, 12-13 years old. 12-13. आपने तभी आपको लगा कि राइटिंग आपको पसंद है. हाँ जी. बट यूजली ऐसा नहीं होता है. एक खेलने कूदने की उम्र में जब कोई राइटिंग पिक करता है या ड्राइंग पिक करता है एज एन आर्ट, बच्चे यूजली आर्ट करते हैं. बट व्हेन आई सी समबडी, आई एम आल्सो अ मदर, एंड व्हेन आई सी समबडी डूइंग समथिंग विथ लॉट ऑफ लव एंड इंटरेस्ट एंड नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन मेकिंग फ्रेंड्स, ये कहीं ना कहीं इस वजह से आता है कि आपको स्कूल में वो या आपके फ्रेंड सर्कल में आपको वो अपनापन नहीं मिला, वो वेलकम नहीं मिला, एंड देन यू रियलाइज दैट दिस इज़ द वे यू कैन एक्सप्रेस योर फीलिंग्स एंड इमोशंस. या डेफिनेटली, क्योंकि स्कूल मेरा ऐसे ही था, मतलब कुछ खास नहीं था, तो उतना सपोर्टिव इन्वायरमेंट नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट. स्कूल का मेरा फ्रेंड्स भी मेरे ज़्यादा कुछ बने नहीं, जो बने वो भी छूट गए. तो इसके लिए फिर मैंने कहा मैं अपने में रहना पसंद करूँगी. आपने जब फर्स्ट टाइम राइटिंग पिक किया, कैन यू रिमेंबर दैट मोमेंट की? क्योंकि हम यूजुअली बोलते हैं जो आर्टिस्ट होते हैं दे गेट इंस्पायर्ड, जो हो रहा है उस मोमेंट से वो इंस्पायर्ड होते हैं. पोएट्री हो या कंपोजर्स हो या इवन पीपल हु राइट द अमेजिंग लिरिक्स एंड बुक्स, ऑथर्स, दे आर ऑल इंस्पायर्ड. सो नाउ जस्ट बिकॉज आपने ये बोला कि आप अपने लाइफ में अपने फ्रेंड्स नहीं बनाए और आपको लगा कि राइटिंग वॉज योर स्पेस वेयर यू कुड बी योर सेल्फ और एक्सप्रेस योर सेल्फ, फर्स्ट टाइम जब आपने राइटिंग स्टार्ट की थी उस टाइम आपके साथ लाइफ में क्या हो रहा था? स्कूल में देखिए मेरा वैसा तो कुछ खास दोस्त थे नहीं. जब मैंने पहली बार स्कूल में एंटर किया था, तो वहाँ पे भी मतलब कोई किताबें चुरा रहा है, कोई पेन चुरा रहा है, तो मतलब
मैं जब बात करने की कोशिश करती थी आई डिडेंट फील इंक्लूडेड. मतलब ऐसा नहीं कि मैंने कोशिश नहीं किया, आई ट्राइड बट आई डिडेंट फील इंक्लूडेड. और लोग मजाक भी उड़ाते थे, फिर सोचते थे ये तो ऐसे ही है, ऐसे ही है, इससे क्या ही बात करेंगे. फिर स्कूल में मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी, उसको लोग बोलते थे कि अरे तू इसके साथ क्यों बैठी है, तो इसके साथ क्यों खाती है. तो फिर उसके बाद से हमारा दोस्ती भी टूटा. तो फिर मैंने तब से फिर मैंने राइटिंग लेना चालू किया. तो फिर मैंने तब से लिखना शुरू किया. क्या लिखते थे आप? वन लाइनर्स जैसे पोएम्स, कोट्स वगैरह जो होते हैं, म्यूजिंग्स वगैरह जो होते हैं, स्निपेट्स वगैरह, तो वो मैं लिखती थी. वो लिखना आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते थे? हाँ, उसमें मैं अपने इमोशंस एक्सप्रेस करती थी. So was the book your friend? The pen and book was your friend? हाँ, पेन एंड डायरी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड एट दैट टाइम. तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, इससे मुझे काफ़ी मेंटल पीस मिल रहा है, तो मैं इसी को कंटिन्यू रखूँगी. मैं डांस भी करती थी, पहले मैं डांस ही करती थी एक्चुअली. तो डांस करते करते मेरे को राइटिंग में मेरा आया है, तो उधर से मेरे को राइटिंग का काफ़ी शौक चढ़ा. तो मैं डांस करती थी, तो लोग बोलते थे टीचर्स डे पे, मतलब जैसे कॉलेज में भी मैंने डांस किया है, कॉलेज डे के टाइम पे भी, और स्कूल में भी जब थी तो टीचर्स डे होता था तो बच्चे बन के आते थे टीचर्स. तो क्लास में भी लोग बोलते थे कि अरे मैम, रोशनी मैम पूछती थी कि क्या करना है आज, तुम लोग पढ़ोगे तो हो नहीं, तो क्या करोगे. तो मैम ने कहा मैम कुछ भी एंटरटेनमेंट एक्टिविटी. तो बच्चे फिर चिल्लाना शुरू करते थे, अरे मैम रोशनी को डांस आता है, रोशनी डांस करेगी, रोशनी डांस करेगी. तो फिर मैं डांस करती थी. फिर उस डांस के बाद फिर लोग मतलब उसको नकल करते थे, कॉपी करते थे. तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मतलब अप्रिशिएट करने के बजाय कि चलो तू अच्छा डांस करती है, अच्छा डांस किया, उसको इनफैक्ट डीमोटिवेट किया. तो मैं इसलिए फिर मैंने बैक स्टेप लिया. मैंने कहा नहीं, मैं यहाँ इस स्कूल में तो मेरा फ्रेंड्स नहीं होने वाले कुछ खास, तो मैं राइटिंग को ही चूज़ करूँगी. क्या बच्चे क्या कहते थे आपसे ऐसा, विच मेड यू फील यू आर नॉट इंक्लूडेड, आपको इंक्लूसिव फील नहीं हो रहा था? ऐसा वो क्या कहते थे जिसकी वजह से आपको इंक्लूसिव फील नहीं होता था, आप डीमोटिवेट हो गए, आपने लिटरली अपना डांस जो आपको अच्छा लगता था वो आपने छोड़ के राइटिंग चूज़ किया? वो लोग मतलब मजाक उड़ाते थे, नकल करते थे, बुली करते थे कि मतलब रोशनी तो ऐसा डांस करती है, ये वो. तो वैसा मतलब जैसे मैं डांस करती थी तो उसका कॉपी करते थे, नकल करते थे, फिर चुड़ैल करके चढ़ाते थे. तो उसके लिए मैंने फिर छोड़ा और फिर मैंने फिर राइटिंग को अपना प्रोफेशन. आपने जब 12 साल से लिखना चालू किया, अपनी फर्स्ट बुक कब पब्लिश की? फर्स्ट बुक मैंने एक्चुअली पब्लिश की 2021 में. उससे पहले मैंने एंथोलॉजीज़ में पार्टिसिपेट किया. तो मैंने 38 एंथोलॉजीज़ एज अ को ऑथर, जिसमें से पेन एंड स्वॉर्ड है, पोएट्री इन इमोशन है, इमॉर्टल है, तो वो सारी चीज़ें मैंने उसमें लिखी. तो उसमें मैंने अपने स्निपेट्स और जो मैंने पुराने कोट्स जो मैंने स्कूल टाइम से लिखे थे वो सब मैंने लिखना, मतलब उसमें पब्लिश करवाना, उसमें देना शुरू किया. तो इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे मतलब जो पब्लिशर्स थे, कंपाइलर्स थे, वो अप्रोच करते थे, तो उनको अच्छा लगता था. तो मैं इंस्टाग्राम पे अपने पोस्ट डालती थी, कोट्स डालती थी, तो उनको अच्छा लगा, उन्होंने अप्रोच किया कि आप करोगे. तो मैंने कहा हाँ. तो लॉकडाउन में खाली थी, एज़ यूजुअल लॉकडाउन सबके लिए खाली था, तो मैं क्या करूँ. तो मैंने कहा चलो ऐसे ही शुरू करते हैं. तो मम्मी ने भी कहा, नानी ने भी कहा. तो मेरे नाना नानी और मेरे मम्मी बहुत सपोर्टिव रहे हैं हमेशा से, तो उनका मुझे हमेशा से बहुत सपोर्ट मिला है. तो उन्होंने कहा कि तू कोशिश कर, तू करके देख, तुझे अच्छा लगेगा, ऐसे ही तो आगे बढ़ते हैं, यही तो स्टेपिंग स्टोन होता है. तो वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे. तो उन्होंने मुझे बोला कि तू कर. तो मैंने वहाँ से फिर एंथोलॉजीज़ में पार्टिसिपेट करना शुरू किया. व्हाट इज़ एंथोलॉजीज, जस्ट टू सिंप्लीफाई? एंथोलॉजीज़ मतलब जैसे बहुत सारे ऑथर्स रहते हैं, तो कोई भी एक थीम उठा करके आप हर एक ऑथर को बोलो कि मतलब ये थीम रहेगा आपका, और इसी थीम के बेसिस पे मतलब आप जो भी आपको लिखना चाहो. जैसे अगर बारिश है, कोई सपोजिटली एक बारिश का थीम ले लेते हैं हम लोग, तो बारिश का अगर थीम है तो बारिश के ऊपर आप कुछ भी लिखो, मतलब पोएट्री भी लिख के सबमिट कर सकते हो. कोई आप अपना 2 लाइन 3 लाइन कोड्स जो हैं वो सबमिट कर सकते हो. तो वो चीज़ें होती हैं. तो अलग अलग ऑथर्स फिर बारिश के ऊपर अलग अलग अपना पब्लिश करेंगे, मतलब देते हैं. तो वो चीज़ें. आफ्टर राइटिंग 38 anthologies, you decided to now write your own full-fledged book. Yes. And उसके लिए आपने क्या समय बिताया? बुक का टाइटल मैं चाहती हूँ आप शेयर करें, उसका थीम क्या है, एंड व्हाट मेड यू पुट इमोशंस इन दैट बुक? मेरी पहली बुक जो मैंने पब्लिश की है वो जून 2021 में किया था, और एंथोलॉजी जर्नी मैंने स्टार्ट की थी जून 2020 से.
तो मैंने 6 महीना लिया उस बुक को लिखने में, कंप्लीट करने में और उस बुक का टाइटल सोचने में। तो पहली बुक का टाइटल है लेट्स गेट लॉस्ट इन द वर्ड्स। वो मतलब पोएट्री के ऊपर है, उसमें सारा कुछ है, पोएट्री है, स्निपेट्स हैं, कोट्स है, रिलेशनशिप के ऊपर, लव के ऊपर, रोमांस के ऊपर, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, सोलमेट के ऊपर। तो उसमें ऑल इन वन है, सब कुछ है, मतलब A to Z जो आप बोलोगे वो आपको मिलेगा। Did you have a breakup? No. So what inspired you to write around love, romance, relationships? Where did that come from? तो ऐसे मतलब मैं शुरू से ही ऐसी इंसान थी, तो मैं रोमांटिक गाने सुनना पसंद करती हूँ। तो वहाँ से मुझे वो इंस्पिरेशन मिला। लोगों को मैं जो देखती थी कि एक्सपीरियंसेस, लोगों के ऑब्जर्वेशन, मुझे एक्चुअली ऑब्जर्व करना बहुत अच्छा लगता है लोगों को। तो मैं जब लोगों के रिलेशनशिप्स देखती थी तो मतलब मैं सोचती थी कि रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए। तो मैं उसी हिसाब से फिर लिखती थी अपने थॉट्स। तो वही चीज़ें मैंने लिखी है उसमें कि रिलेशनशिप मैच्योर होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, इस तरीके का रिलेशनशिप होना चाहिए। तो वो मैं चीज़ें लिखती थी और वही मैंने बुक में डाली है। आपने जब वो 6 महीने स्पेंड किए और इतनी सारे डिफरेंट जॉनर्स के ऊपर उस बुक के अंदर लिखा, दैट 6 मंथ्स की जर्नी के बारे में ज़रा बताइए ना। हाउ वाज योर डे एंड रूटीन लाइक दैट टू गेट दैट इंस्पिरेशन एवरी सिंगल डे टू राइट? क्योंकि यूजुअली ऑथर्स दे ऑल्सो रीच समथिंग कॉल्ड एज राइटिंग ब्लॉक, राइट? And 6 months at a stretch आप लिख रहे हो with different emotion, different variation, different subject पे within one book, right? How did you get that inspiration to write? मैंने बहुत पहले से ही वो कोट्स लिखे हुए थे। मैंने कहा ना, मैं बचपन से ही मैच्योर थी, तो मैंने उसी हिसाब से मैंने वो सारे कोट्स वगैरह लिखे हुए थे। तो वही मैंने उस राइटिंग में डाला। तो मतलब हर एक घंटा मैं निकालती थी लिखने के लिए, फिर उसको पब्लिशर को भेजती थी व्हाट्सएप पे, फिर वो कंपाइल करके मुझे दिखाता था, भेजता था। फिर मैं उसमें से गलतियाँ निकालती थी कि ये गलती है इस पेज में, ये स्पेस मिसिंग है, ये एक लाइन मिसिंग है, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है। तो वो सारा मतलब देखना पूरा वो सब चीज़ें, तो उसी में पूरा 6 महीना निकल गया। बट मुझे मज़ा आया एक्चुअली, मेरे को ये चीज़ करने में मज़ा आता है, तो मुझे ऐसा बोरिंग कुछ लगा नहीं। अब अपने फर्स्ट बुक के थ्रू क्या मैसेज देना चाहती थी अपने रीडर्स को? मैं एक्चुअली अपनी बुक्स के थ्रू, अपनी स्टोरीज के थ्रू, आई जस्ट वांट टू क्रिएट एन इम्पैक्ट, कि लोगों को हील करना चाहती हूँ, कि इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहती हूँ। मतलब वो भी इंस्पायर्ड हूँ और देखे कि मतलब हाँ, अगर ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। अपने स्ट्रगल को अपना पावर बनाया जा सकता है। स्ट्रगल क्या था आपका? बिकॉज हर कोई every person in life wants a label. कोई बोले ना बोले, everybody is looking for a label of, you know, she's successful, she's good at writing, she's good at speaking, you know, she's a good mother, she's a good, you know, friend, she's a good human being. Everybody is subconsciously asking for a label. आप ऐसा कौन से लेबल के लिए स्ट्रगल कर रहे थे? मैं कॉन्फिडेंस के लिए कर रही थी। आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट इन एवरीथिंग आई डू, आई वॉन्ट टू डू, उसके लिए मैं स्ट्रगल कर रही थी। तो यूजुअली ना चाइल्डहुड ही ऐसा टाइम होता है जब आपके कॉन्फिडेंस बिल्ड भी होती है और ब्रेक भी होती है, एंड वहीं से हम एक सबकॉन्शियस आइडेंटिटी लेके चलते हैं। एंड आपकी स्टोरी सुन के एकदम, आई मीन इट इज़ सो ट्रू कि द वे यू आर ट्रीटेड, ऑफकोर्स बच्चे हैं, शायद हम उनका कुछ ना कर सकते, बट टीचर्स, पेरेंट्स कितना आपको इंक्लूसिव फील कराते हैं, आपको कितना बूस्ट करते हैं, हेल्प्स यू लॉट इन योर journey ahead, you know. And at the 3rd standard, which means what, you were like 10-year-old kid? 11 years right? So it is one of, yeah, in fact 10 or 11 only, perfect. So that's the time when your brain is still developing, still knowing, learning, accepting, and that's when somebody bullies you, it stays with you forever. वो तो है, definitely. And we always strive to prove what has not been right with us. When did spirituality hit you? आपको कब लगा कि आपको एस्ट्रोलॉजी में भी घुसना है, न्यूमरोलॉजी में भी घुसना है, आपको इस पे भी पढ़ाई करना है, इसके भी रिसर्च करना है? एंड डिड दे हैव एनी पैरिटी इन बिटवीन फॉर यू टू, यू नो, काइंड ऑफ गेट इनटू दिस डोमेन? एंड जस्ट, you know, after studying so much, doing double masters also, and then choosing a very different path, usually बहुत कम जन होता है जो अपने पाथ completely deviate करते हैं, and you have done that, and it takes lot of courage to do it. So 2 questions to you: how did you choose your new path? Where did that courage come from?
And ये interest, did it had anything to do with your writing and your journey of life so far? लाइफ की जर्नी से ही मेरे को इंस्पिरेशन मिला कि मैं एस्ट्रोलॉजी में जाऊँ, क्योंकि मुझे जानना था कि क्यों हो रहा है ये, क्योंकि हमारी एस्ट्रोलॉजी, हमारी कुंडली में ना ये लिखा होता है, और अगर आप न्यूमरोलॉजी वाइज भी पढ़ो तो उसमें भी ये चीज़ें होती हैं कि अब जैसे सैटर्न है, हम सैटर्न के लिए बोलते हैं कि स्ट्रगल देता है अर्ली एज में। तो मुझे मेरा, अगर आप देखोगे तो मूलांक मेरा 8 है, एज 26 मेरा डेट ऑफ बर्थ है, तो 8 बनता है। तो 8 में स्ट्रगल बहुत रहता है, मतलब 30 ईयर्स ऑफ एज वो स्ट्रगल देता है अर्ली एज में, बचपन में ह्यूमिलेशन फेस करता है। तो जब मैंने ये चीज़ें पढ़नी शुरू की, मैंने कहा अरे ये तो कितना सही है, मतलब मैंने बचपन से ही वो चीज़ें फेस की हैं। और मतलब मैंने जब ये चीज़ें पढ़नी शुरू की, और कुंडली में भी मैंने देखा कि मतलब प्लैनेट्स मेरे 6th हाउस में हैं, और 6th हाउस जो है वो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स और इन सब स्ट्रगल, रोग रिपोर्ट इनका बताता है। मेरे हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत रहे हैं, तो वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिला कि मैं और जानूँ कि मतलब क्यों हुआ। मुझे वो डीप रूट कॉज जानना था कि मतलब क्या था, क्या ये लिखा हुआ था या ये मेरी कुंडली में है, इसके लिए ये सब चीज़ें हुई हैं। तो मुझे वो चीज़ें जाननी थी, इसके लिए मैंने इन चीज़ों में और मैं घुसती चली गई। और दोस्त तो मेरे थे ही नहीं, और मुझे भी टू बी वेरी ऑनेस्ट किसी से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है। जब आप स्पिरिचुअलिटी की बात करते हो और आप बोल रहे हो कि व्हेन यू लुक बैक इन योर लाइफ, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी ने एक्चुअली काफ़ी वैलिडेशन दिया है, डिड यू फाइंड दिस एज अ प्लेस टू काइंड ऑफ रिजॉर्ट टू जस्ट गेट अ वैलिडेशन, और इज इट जस्ट अनदर ट्रेंड टुडे? नहीं, फॉर द वैलिडेशन आई एक्चुअली वांटेड टू नो कि व्हाई दिस इज़ हैपनिंग विद मी। सो बहुत सारी कुंडलियाँ दिखाई, बहुत सारी रेमेडीज़ करवाई। So did it help you by doing all of that? Yes, now I am sitting here in front of you. मेरे हेल्थ इश्यूज़ बेटर हैं, वरना मैं जब से पैदा हुई थी तब से बहुत हेल्थ इश्यूज़ थे, मरने तक की हालत आ गई थी बचपन में। तो वहाँ से फिर मेरे नाना जी ने बहुत पूजा वूजा करवाई और वो सब करवाया, फिर डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने वहाँ से हेल्प किया। फिर मम्मी ने कुंडलियाँ दिखाई तो उन्होंने फिर रेमेडी वगैरह करवाया, पितृदोष का, काल सर्प दोष का, तो हम लोगों ने नासिक वगैरह जा कर के वहाँ सब करवाया। फिर रामेश्वरम जा कर के भी पिंडदान वगैरह करवाया 21 साल की उम्र में, 2018 में। तो उसके बाद से मेरे हेल्थ इश्यूज़ इम्प्रूव हुए हैं। सो आपके लिए स्पिरिचुअलिटी क्या है? एक ट्रेंड है, कोट है कि रिचुअल है? व्हाट इज़ इट फॉर यू? स्पिरिचुअलिटी मेरे लिए ना ट्रेंड है, ना कोट है, ना रिचुअल है। इट गिव्स यू पीस। ओके। और स्पिरिचुअलिटी टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप मुझसे पूछो क्या होता है, तो आप अपनी माइंड, अपनी बॉडी, अपने एक्शंस और अपने थॉट्स के साथ, अपनी सोल के साथ कितना कनेक्टेड हो और डिवाइन के साथ कितना कनेक्टेड हो, वो मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी है। और स्पिरिचुअलिटी कुछ नहीं, कर्मा है बेसिकली। जो आप कर्म करते हो पिछले जन्म के, वो इस जन्म में कैरी फॉरवर्ड होते हैं, तो वो कर्मास आपको फेस करने पड़ते हैं, तो वही स्पिरिचुअलिटी है। So if somebody is suffering in life and today if you have to tell them small ritual that they can do every day to work on their karma through the spiritual medium, क्या होगा? दान और सेवा से बड़ा कुछ नहीं है। अच्छे से लोगों को ट्रीट करो। एक्चुअली 3 प्रकार के कर्मा होते हैं, और तो लोग वो चीज़ इग्नोर कर देते हैं। हम फिजिकल कर्मा देखते हैं, जो हम एक्शन कर रहे हैं, जो हम मेहनत कर रहे हैं, बट कर्मा एक्चुअली इस चीज़ के बहुत 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 बियॉन्ड है। कर्मा आपका फिजिकल लेवल पे होता है, जो हम एक्शन करते हैं, जो हम मेहनत करते हैं। एक इमोशनल कर्मा होता है कि आप किस तरीके से सामने वाले को ट्रीट कर रहे हो, जो आप डिसरिस्पेक्ट करते हो, जो आप रिस्पेक्ट करते हो, जो आप सामने वाले को जिस तरीके से फील करवाते हो इमोशनली, कि जो आप बोलते हो, फील करवाते हो, तो वो इमोशनल कर्मा है। फिर एक होता है मेंटल कर्मा, कि आप सामने वाले के बारे में क्या सोचते हो, उसके बारे में क्या गॉसिप करते हो, क्या र्यूमर फैलाते हो, या क्या उसके बारे में सच बोलते हो। तो इसलिए इन तीनों का अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये तीनों कर्मास अगर आपके अलाइन है, तो आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, तो ही आप उस चीज़ को सुधार करके आगे बढ़ सकते हो। अगर ये चीज़ें सॉर्टेड हैं, अगर ये तीनों अलाइन हैं, तो आपको कुछ और रेमेडी, कुछ और रिचुअल करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो रोशनी, टेल अस, इतना सब आपसे सुन रही हूँ मैं, आपने बुक लिखा, आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी में भी काफ़ी डीपली इन्वॉल्व हो, एंड that has also helped you heal your life, right? And we spoke about karma also. Now, karma for common man is action,
right? So how do we know in terms of action, are we on the right path or we're just busy doing things in life? बाय इंट्यूशन यू विल कम टू नो अगर आप अपना पैशन फॉलो कर रहे हो, क्योंकि अगर आप दिल से कुछ चाहते हो ना, और अगर आप अपने दिल की बात सुनो तो वो चीज़ कभी गलत नहीं होती है. तो अगर आप अपने दिल की सुनोगे तो आपको समझ आएगा. अगर आप बिज़ी हो तो आप कभी रिफ्लेक्ट नहीं करोगे, पर अगर आप रिफ्लेक्ट करो, पॉज करो, और अगर उस चीज़ को सोचो कि मैं जो ये कर रहा हूँ मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे इससे क्या मिल रहा है, अगर मुझे इससे खुशी मिल रही है और अगर मैं इस चीज़ के लिए बना हूँ, तो आपको पता चलेगा कि आप उस चीज़ के लिए बने हुए हो. लेकिन बहुत सारे लोग ना एक एक्शन को प्रोग्रेस कंसिडर करते हैं, जो मुझे लगता है कि शायद गलत है. बट लाइक यू सेड, रिफ्लेक्ट करो, पॉज करो, तो उससे सही में पता चलता है कि ना, आर यू इन द राइट पाथ और नॉट, आर यू फॉलोइंग योर पैशन और नॉट, थिंग्स लाइक दैट. ऐसा कब होगा जब हमें यू नो इन दिस होल प्रोसेस पता चलता है दैट वी आर अलाइन्ड टू व्हाट वी वांट टू डू? फॉर मी, आप जो भी अगर करना चाहते हो, अपना पैशन अगर करना चाहते हो, तो आप अपना टाइम लो कि अगर मैं ये पाथ फॉलो करूं तो क्या मैं लॉन्ग टर्म इस पाथ को फॉलो कर पाऊंगी. अगर आपको लगता है कि येस, आप उस पाथ को लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो कर सकते हो, क्योंकि उस पाथ में स्ट्रगल्स भी आएंगे, उस पाथ में मुश्किलें भी आएंगे, चैलेंजेस भी आएंगे, लेकिन अगर आप फिर भी उस पर डटे हुए हो तो इसका मतलब आप सही पाथ पे हो. क्योंकि यूनिवर्स स्टबर्न पीपल को ज़्यादा फेवर करता है. तो अगर आप स्टबर्न रहोगे अपने करियर पे तो डेफिनेटली आप आगे चल करके सक्सेस हो पाओगे. Okay. Since you were talking about universe, so universe के signs real होते हैं or it is just your overthinking dressed in a very good cloth and comes in front of you? No. यूनिवर्स के साइंस रियल होते हैं, ओवर थिंकिंग नहीं होता. यूनिवर्स आपको सिग्नल देगा इन अ डिफरेंट वे. जैसे आपको कोई बात कर रहा है तो आप जैसे कोई क्वेश्चन ढूंढ रहे थे, किसी क्वेश्चन का आंसर, तो हो सकता है आपको उसकी बातों में वो मिल जाए. कभी मतलब आपको वो स्ट्राइक कर जाए कि अरे यही चीज़ तो मैं ढूंढ रहा था जवाब, और इसकी बातों ने मुझे वो जवाब दे दिया. कभी कभी होता नहीं कि मतलब Validation मिल जाए. हाँ, कि मतलब आपके बोलने से पहले ही आपके मन में सवाल चल रहा था और सामने वाले ने वही बात कर दी कि अरे मैं तो यही सोच रहा था, तुम्हें कैसे पता चला. तो वही यूनिवर्स का पहला साइन होता है. फिर आपके आसमान में सिंबल्स आपको दिखेंगे, भगवान जी का कोई या कोई हीलिंग सिंबल, रूइन सिंबल्स वगैरह, आपको वो पैटर्न दिखेंगे. तो आप वो पैटर्न फॉलो करो. तो आपको बार बार एक ही साइन अगर दिख रहा है, मतलब भगवान जी का दिख रहा है कि मतलब शिव जी का सिंबल बना हुआ दिख रहा है, फिर कहीं आपको शिव जी की भी फ़ोटो बनी हुई मिल रही है, तो मतलब समझ जाओ कि शिव जी आपके साथ हैं. आप जिस काम के लिए निकले हो वो काम आपका होगा. How many books have you written so far? I have written Let's Get Lost in the Woods, Yeah. Timeless Words, Yeah. Nazme Alfaz, and अनकहे अल्फाजों की अनकही दास्तां, and spirituality वाली Tap into Your Powers, Decoding Spirituality. You know what interesting about all your book titles are? They're all around words, alfaz, words. What does this talk about you? Why ये टाइटल ऐसे क्यों आते हैं आपके? What is the deep down thing which comes aligned with your title? मेरा एक्चुअली मानना यह है कि थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह जाना, तो इसके लिए उससे बेटर अल्फाज, वर्ड से बेटर कुछ हो नहीं सकता है, तो इसके लिए अल्फाज. It's so beautiful how a writer can get inspired, and that inspiration of course comes through observation, and put a pain into so much beautifully into words, alfazon mein, with so much clarity. And I think that is what your book is all about. Yes, definitely. So, quick fun question. If you were an app, what would your updated version be called? रोशनी 3.0. 3.0. Wow, so मतलब 2.0 को भी निकाल के 3.0. And if there was a bug, what would you finally fix it? My anxiety and my overthinking. Okay. Let's talk about anxiety and overthinking. Overthinking and anxiety leads to a lot of other health issues. Few months back, I'm somebody who never gets stressed. But, you know, बोलते हैं ना कोई कहीं नहीं हारता अपने बच्चे से हारता है. My daughter was sick for 3 months. Okay. That gave me a level of stress that I have never suffered in my 39 years of life. And that's where I got impacted with other new health issues, which are like lifestyle disease. Not really good to know in life.
So can you just tell us few things which, you know, people can follow? Because overthinking, anxiety is the new pandemic now. So हम क्या कर सकते हैं उसके लिए as a regular routine that is something which you also follow to keep your mental health in check? पहले तो सुबह जल्दी उठ जाओ, एक टाइम फिक्स कर लो कि इतने बजे मुझे उठना है, उससे भले ही 5 मिनट ऊपर ले लो, बट कोशिश करो कि अगर मैं 8 बजे उठ रही हूँ तो मैं 8 बजे ही उठूँ। उस 8 का 8:30 या 9 ना हो, 8 बजे उठो, फिर मेडिटेशन, थोड़ा फ्रेश हो, मेडिटेशन करो, तो कम से कम मैं आधा घंटा मेडिटेशन करती हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा एक्सरसाइज करती हूँ, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज या सिंपल एक्सरसाइज वगैरह, तो 10-15 मिनट वो करती हूँ। देन फिर मतलब वो मेरा एक टाइम टेबल है, तो एक टाइम टेबल बनाना बेसिकली बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो एक टाइम टेबल बना लो और उस टाइम टेबल को फॉलो करो नो मैटर व्हाट। लोग मोटिवेशन के पीछे भागते, बट मोटिवेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन के पीछे हमें भागना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ नहीं भी हुआ और अगर आप मोटिवेटेड नहीं हो तो आप सब छोड़ दोगे, बट अगर आप डिसिप्लिन हो तो आप कुछ भी हो जाए आप उस चीज़ के पीछे लगे रहोगे नो मैटर व्हाट। Right. Let's talk from, you know, you have more than 40,000 followers on your Instagram, right, today. So if I talk, which means you're a very active content creator space. Now, when you talk about manifestation, what is really manifestation? Don't tell me real ka concept. Don't tell me what is trend concept. And I really want to understand from you because you have manifested a lot of things in your life. So what is manifestation? ओके, फॉर मी मैनिफेस्टेशन इज़ कि जब आप जो चीज़ सोच रहे हो तो आपका इमोशंस, आपका थॉट और आपका एक्शन जब अलाइंड होता है तो वो मैनिफेस्टेशन काम आता है। जैसे अगर आपने सोचा कि मुझे आगे चल कर के एक बहुत बड़ा इंसान बनना है, या मुझे आगे चल कर के लेट्स सपोज मुझे 1 करोड़ रुपया कमाना है, तो मुझे तो दिन रात अपना डिसिप्लिन रूटीन फॉलो करो और दिन रात उस चीज़ पे मतलब लगे रहो, मतलब हासिल करते रहो। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब दिखा करके कर रहे हो सबके सामने, ऑब्वियसली अपना बंद कमरे में चुपचाप धीरे धीरे लगे रहो। और फिर उसके बाद अपने एक्शंस और अपने थॉट्स को हर बार उठो और बोलो कि मतलब मैं 1 करोड़ रुपया कमा रही हूँ, मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपया है, और उसी से आप अपना उसी थॉट को रखो और फिर उसको अपने एक्शन में तब्दील करो। मतलब मैं कहूँ कि आज मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपया है एंड आई फॉलो अ रूटीन टू अचीव इट, आई विल बी एबल टू मेक इट। यस, डेफिनेटली। So if your life was an Amazon cart, no money is a limit, what would you add and delete it? अमेज़ॉन में बहुत सारा पैसा और प्यार पैसा बहुत 10 करोड़ कम से कम। Okay, और ये शॉपिंग आप कब तक करके ख़त्म करना चाहती हैं? लाइफ टाइम। So if the universe could WhatsApp you today, what would it say? वो यही होता कि डोंट वरी, यू आर माई बिलव्ड चाइल्ड, trust the divine timing, I am working in your favor, it may take some little time but it will eventually going to work it out, So today, and you are on the right path, उसी पे लगे रहो। now let's say what's your manifestation goal then? Manifestation, I want to earn lots of money. Beautiful. I mean, a lot of people shy away saying that. I like people who, this is a place where you say it loud and, you know, I believe when you ask, it's given. मेरा एक ही मैनिफेस्टेशन गोल होता है, मैं हमेशा यही बोलती हूँ, आई लव मनी, मनी लव्स मी। Your most honest healing moment, the one that cracked you open. हीलिंग मोमेंट जब मैंने रेकी करना शुरू किया था और जब मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया था, तो पहले बहुत सारे थॉट्स आते थे, अभी वो थॉट्स आने कम हो गए हैं। तो जब मेरी गुरु ने मुझे बोला कि अपने लोअर चक्रास पे काम करो, अपनी स्टेबिलिटी पे काम करो, तो वहाँ से मैंने जब अपने सोलर प्लेक्स चक्रा पे काम करना शुरू किया और वहाँ से जब मैंने धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप शुरू किया, दैट वाज माय हीलिंग मोमेंट। According to you, if I have to ask you, because you speak so much around numerology, astrology, Reiki bhi, are these all part of spirituality? Yes, definitely spirituality and astrology are interconnected. लोगों को लगता है कि spirituality का मतलब होता है कारपेट पे बैठ जाओ, स्टिलनेस आ जाएगी, मेडिटेशन करके आपको कोई थॉट्स नहीं आएंगे,
एंड मेडिटेशन के बाद आप वनरेबल फील नहीं करोगे, संन्यास ले लो, योगी बन जाओ, जोगी बन जाओ, नहीं, ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है. हाँ, ये एक पार्ट हो सकता है, बट इट्स, आई फील कि ये हाफ ट्रुथ है, नॉट द फुल फैक्ट. स्पिरिचुअलिटी होता है कि मतलब आप जिम्मेदारी भी निभा रहे हो और उस जिम्मेदारी में भी आप मतलब अपना डेली रूटीन नहीं भूल रहे हो, आप अपने थॉट्स, अपने एक्शंस के साथ आप अलाइंड हो, आपके कर्मास प्योर होने चाहिए. मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी कर्मा है, प्योर कर्मा आप रखो. मैंने कहा ना, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल कर्मास जो भी हैं आप उनको क्लीन रखो, लोगों की मदद करो, सेवा करो, दान करो, मेरे लिए वही स्पिरिचुअलिटी है. Have you ever met someone who walks into a room and instantly commands attention without even saying a word? It's not magic, it's not arrogance, it's their presence. And you would agree. And it comes down to one simple habit that's called the 3C pause. Here is what the world's most charismatic leaders, speakers, and negotiators do, often without even realizing it. Before they respond to a question, they pause for about 3 seconds. They hold an eye contact, they breathe, and they own that silence. Why? Because in those 3 seconds, they are doing something powerful. They are centered, that's the first C. They are composed, that's the second C. And they are conscious, fully aware of their words, their tone, and their energy with the other person. Now that's the 3C pause, a micro movement that transforms reaction into reflection and noise into impact, which we want to create. The next time you are meeting someone, follow this 3C formula and make your difficult conversation very easy. Try it now. Pause for 3 seconds before you respond and you will notice something extraordinary. People won't rush you, they will lean in. Because the confidence isn't about talking fast. It's about being comfortable in your own silence. So here is my challenge to you. Pause, breathe, and let your presence speak louder than your words. बोलते हैं ना, पेन आपको सिखाता है एंड इट टेक्स यू टुवर्ड्स योर गोल. व्हाट डिड पेन टीच यू? सो लोग बोलते थे कि अरे ये कुछ नहीं कर सकती, इसके पास तो दिमाग नहीं है. तो एक डॉक्टर ने बोला था मेरी नानी को कि अरे ये ज़्यादा पढ़ेगी तो शायद इसका दिमाग पागल हो जाए. तो मैंने वही दर्द को अपने पावर में बदला. मैंने कहा अब तो मैं दिमाग वाले काम करूँगी. तो जितना भी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और राइटिंग है, ये तीनों ही दिमाग वाले हैं. एंड सी, आई एम टुडे सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, ऑल राइट. Yeah, and doing everything, doing astrology, doing numerology, written so many, authored so many books, 38 anthologies. I have not even done one. I have been writing one book for last 2 years, to be very honest. Hoping 2026 में मैं complete कर लूँगी इसको and publish करूँगी. So I'm gonna be taking this inspiration from you as well, because it takes a lot of courage and a lot of effort, patience, especially being an author and writing things. इस फील्ड में पेशेंस बहुत ज़रूरी है. और Absolutely. इस फील्ड में नहीं, किसी भी फील्ड में आप अगर जाओ तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है. लोग पेशेंस छोड़ करके वो पार्ट डिविएट कर देते हैं. अगर आप पेशेंस रखे हुए हो, आप सही पाथ पे हो. Right. तो समझ लो कि यूनिवर्स आपको सही पाथ पे आप जा रहे हो, आप यूनिवर्स के ही पाथ पे. करेक्ट. सो पता है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है आपने बोली है पूरे कॉन्वर्सेशन में. चेंजिंग पेन इनटू पावर, having patience and continue to do and reflect ki is this aligned to your passion, and then you know if you're aligned and you keep, मतलब आप फिर भी मतलब स्ट्रगल आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, बट आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो, आपको लग रहा है अपने पैशन की तरफ बढ़ रहे हो, विच मीन्स यूनिवर्स इज पुटिंग यू इन द राइट डायरेक्शन. यस. सो पूरा कॉन्वर्सेशन के लिए मेरे लिए कि ये ना काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग समरी पॉइंट बना हुआ है. एंड आई थिंक दिस इज द ट्रुथ ऑफ लाइफ. This is how the journey is. If you identify your goal, look back what struggle, I mean, you turn your pain into that power, because it's always your mess which is your message of life. वो बहुत ज़रूरी होता है कि पेन को पावर में बदलना. कई लोग बदला लेने लग जाते हैं, बट आई फील कि वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए. इससे अच्छा कुछ ऐसा करके दिखाओ कि लोग भी कहें कि यार गलत इंसान को छेड़ दिया है, गलत इंसान से पंगे लिया है ना. Right. So in all of these, which identity you left behind to be what you are today? मैंने अपनी एंग्जाइटी से बहुत ओवरकम किया. पहले मैं बहुत एंग्शियस रहती थी, मतलब हर छोटी छोटी बात पे ज़रा सा कुछ होता था तो मतलब मेरा गट ख़राब हो जाता था, तो वॉमिटिंग होना शुरू हो जाता था. तो मैंने वो चीज़ से बहुत ओवरकम किया है. एंड टच वुड, आज
मैं कुछ भी करती तो मतलब मुझे अब कुछ भी करने के लिए मुझे वो वॉमिटिंग लाइक फील नहीं होता, मतलब मेरे को लगता है कि हाँ ठीक है। इट्स रियली पेनफुल हाँ कि आप कुछ करने जा रहे हो और एंक्शियस फील कर रहे हो, देन यू फील लाइक वॉमिटिंग, एंड एट दैट मोमेंट ऑफ कोर्स everything has connection to your gut, like brain and mind and body is connected to each other. फिजिकल हेल्थ से ही मतलब मेंटल हेल्थ से ही फिजिकल हेल्थ खराब होता है, फिजिकल हेल्थ से मेंटल हेल्थ नहीं जाता है। तो फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। मैं यहाँ पे ये भी एक पॉइंट अक्रॉस करना चाहूँगी। मैं तो बिल्कुल अग्री करती हूँ। I got certain symptoms, like I mentioned about a lifestyle disease, just because I could not handle the amount of stress that came in my life in a splur in just 3 months, जैसे बोलते हैं ना, जैसे एक पूरा एक साथ एक झटके ने जिंदगी ने दे दिया कि I could not take it. एक के पीछे एक। So I totally agree and understand, and I had to lose my identity because जो हम believe करते हैं वही हमारा image होता है, वही हमारी identity होती है, and I had to leave back an identity of that, you know, this is too much. I had to accept it, this is part of the journey, and the moment I started to accept, I was able to kind of start breathing back again. What is that identity that you had to leave back? Like we were talking about, you left back anxiety and your एंड इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्शन जो मुझे बहुत होता था। मुझे लगता था कि मैं शायद कुछ नहीं हूँ, बट फिर अभी राइटिंग से देखती हूँ, न्यूमरोलॉजी से देखती हूँ, लोगों को देखती हूँ कि हाँ आपने जो बताया मुझे रिलेट किया, तो मुझे लगता है कि चलो। So do you feel lighter by leaving your old identity? I am feeling much more confident nowadays and I know I am the best. Yeah, and then you also feel कि अब आप अपना अगला गोल अचीव कर पाओगे. Yes. So Roshni, this was very interesting conversation because often we hide away sharing our problems and challenges, and you know, while we struggle to do what we want to do, if only we have clarity, all of these becomes easier because struggle challenges तो आते रहते हैं. But through you, it was a great conversation on knowing how एक 11 साल की लड़की जिसको दोस्तों ने रिजेक्ट कर दिया, जो अकेले 11th-12th स्टैंडर्ड तक अकेले बैठ के रोज़ टिफ़िन खा रही थी, जब बाकी लोग ग्रुप में फ्रेंड्स खा रहे थे, साथ में एंजॉय कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे, फलाना ढिमकाना. It's very easy said than done, but the one who goes through it really feels the isolation, feels loneliness within. Some kids can't take it. They do suicide because it's also kind of a bullying, which also happened in a very close circle of mine. A 14-year-old boy did a suicide. We don't even know exactly what was happening after it. Your story is a place where I think it's a great inspiration. One, of course, you chose writing to express yourself, but it's also important for schools and colleges to understand that while kids are not matured enough to make the other kid feel inclusive, it's also important role of teacher, principal and authorities. Plus, sorry to cut it here, it depends upon the parenting also. कि क्योंकि शुरुआत घर से ही होती है, तो पेरेंटिंग पे बहुत डिपेंड करता है कि आप बच्चे को क्या शिक्षा दे रहे हो, तो वही बच्चा जा कर के जो घर में देखता है वही वो बाहर जा कर के अप्लाई करता है. अगर माँ बाप बच्चों को टोकेंगे नहीं, अब जैसे बच्चे होते हैं जो टीवी पे जा कर के भी मतलब बुली करना, मतलब ऐसे बदतमीजी मुँह फट बोलना शुरू कर देते, पेरेंट्स हंस के टाल देते कि हाँ बच्चा है, ठीक है, बच्चे ने बोल दिया ऐसे ही, तो वो चीज़ वहीं पर ही टोको. मतलब आई एम नॉट सेइंग इन पब्लिकली टोको, बट प्राइवेटली जाकर के उसे समझाओ कि तुमने जो किया है वो सही नहीं है. तो पेरेंटिंग पे बहुत बहुत ज़्यादा असर पड़ता है. यू हैव टू बी अ वेरी गुड पेरेंट. पेरेंटिंग से बहुत फ़र्क पड़ता है. Yeah, I was saying about that it makes a lot of impact जब आपके teachers, principals, authorities, parents, they all come together to make understand how kid needs to be felt inclusive, because every child is a different child. That will help the mental health status of a country to get only better, because now we are seeing what condition we are going through is the mental pandemic. And I think the way we treat each other in a childhood and also in corporate world or you know, in a business world will make a lot of a difference. When, you know, we talk about mental health, we understand about how to treat each other, because it all starts from the basics of home, like you mentioned, going to school, and from school to then of course you get exposed to the world, and if you can't take it, a lot of people give it up.
क्योंकि स्कूल जाने से पहले माँ बाप जो बच्चों को सिखाते हैं तो बच्चा वही चीज़ करता है। जो बच्चा घर पे देखता है कि मेरे माँ बाप एक दूसरे को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, तो वही वो चीज़ बाहर जा कर के स्कूल में अप्लाई करता है। कई बार बच्चे भी एक दूसरे को बोल देते हैं बट माँ बाप टोकते नहीं हैं, उन्हें समझाते नहीं हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें समझाना चाहिए। अच्छे संस्कार देना बहुत ज़रूरी है। सुख सुविधाओं से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अच्छे संस्कार और डिसिप्लिन। अगर ये दे दिया ना माँ बाप ने, तो किसी भी बच्चे को कभी भी वो नहीं होगा। अब जैसे है माँ बाप बोल देते हैं, बच्चों को सिखा के भी भेजते हैं कि स्कूल में बेटा इससे बात नहीं करना, ऐसे बात नहीं करना, वैसे नहीं करना, तो वो चीज़ें भी बहुत इम्पैक्ट डालती हैं। Right. So thank you, Roshni, for this very open and raw conversation, giving your time and being so honest during this conversation. Thank you very much. Thank you so much, Sneha ji, for having me here.